नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। पैसिव वॉइस हमने पूरे कर लिए हैं और आज हम जो जितने पैसिव वॉइस पढ़े हैं उन सब पैसिव वॉइस का रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हमने पैसिव वॉइस में पढ़ा था, एक रूल पढ़ा था कि जो जैसा है वह वैसा ही रहेगा। ये किसके लिए था? ये था हमारे सेंटेंस के लिए कि अगर सेंटेंस सिंपल है तो सिंपल रहेगा, इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, यानी कि जिस प्रकार का सेंटेंस है उसको वैसा ही रखेंगे। उसके बाद में दूसरा नियम था 1 बराबर 2, 2 बराबर 2 साथ में बीइंग, और 3 बराबर 3 साथ में बीइंग कह दो, या फिर 3 बराबर 4 एक ही बात है, और 4 बराबर नो चेंज। और एक नियम और था कि P3 पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग की जाती है? वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, और जब थर्ड फॉर्म आएगी तो वो हमेशा साथ में क्या लेकर आएगी? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हर सेंटेंस में होती है, क्योंकि जब हम एक्टिव वॉइस में पढ़ते हैं तो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जब उन सिंपल सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तब हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब का। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगी। फिर दूसरा अगला रूल था कि सब्जेक्ट को तो क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। फिर जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? बाई प्लस यहां पर सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट है वो अब ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो अगर सब्जेक्ट में ही लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम। फिर कहा कि हमें ऑब्जेक्ट कहां मिलता है? तो हमेशा मेन वर्ब के तुरंत बाद में हमें क्या मिलता है? ये मेन वर्ब, इसके तुरंत बाद यहां पर हमें क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। यानी कि कहने का मतलब अगर इस प्रकार लिखा जाए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस में और क्या है? जैसा वैसा ही रहेगा। बस चेंज किस में करना है? ये सब्जेक्ट तो यहां चला जाएगा और ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा। जब ये सब्जेक्ट यहां जाएगा तो यहां पर क्या होगा? बाई प्लस, यहां बाई लगा देंगे। फिर ये मेन वर्ब, अभी मान लेते हैं आईएनजी थी, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो ये मेन वर्ब पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म हो जाएगी? थर्ड फॉर्म। बाकी और जो टेंस में चेंज वाली बात हम कर चुके हैं। एक का मतलब सिंपल अपने कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब उठाएगा, कंटिन्यूज अपनी हेल्पिंग वर्ब रखेगा, साथ में बीइंग लगाएगा, और परफेक्ट अपने साथ क्या लगा देगा? बीन, यानी परफेक्ट एंड कंटिन्यूज 3 बराबर 4 भी लिखा हुआ है ना, यानी परफेक्ट एंड कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। उसके बाद में अगला जो रूल है, अगली जो बात है, अगर कहें तो 8 टेंस का क्या बनता है? पैसिव वॉइस बनता है। अब 8 टेंस कौन से? देख लो। एक तो 4 बराबर नो चेंज, 4 नंबर पर कौन सा टेंस आता है? परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। कौन सा टेंस आता है? परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। तो परफेक्ट एंड कंटिन्यूस कितने टेंस हुए? 3। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो 3 टेंस तो ये हो गए। एक टेंस कौन सा? फ्यूचर कंटिन्यूस। इसका क्या नहीं बनता है? पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो टोटल 12 टेंस में से कितने टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा? 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा। अब देखो, हम 8 टेंस के अलग अलग प्रकार के सेंटेंस लिखते हैं और उनका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, कि हमें पैसिव वॉइस समझ में आए या नहीं आए, रिवीजन हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल किए हुए हैं, कोई नेगेटिव है, कोई सिंपल है, फिर इंटरोगेटिव भी है, यानी कि जैसा है सेंटेंस वैसा ही बनाएंगे। अब टेंस में कौन कौन से चेंज होंगे वो हमें पता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो पहला सेंटेंस है ट्रीज यानी पेड़, गिव यानी देते हैं, अस यानी हमें क्या देते हैं? फ्रूट्स। तो इसमें आपको यह पता चल रहा होगा कि डबल ऑब्जेक्ट है। डबल ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? गिव यानी मैंने वर्ब बताई थी, गिव के बाद में, टीच के बाद में, है ना, आस्क के बाद में। अगर यहां अस आया हुआ है, हमें
और फ्रूट्स, फ्रूट भी जो फल वगैरह होते हैं ये भी संज्ञा है, बीच में कोई भी प्रोनाउन का प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया गया है। तो दो तरीके से बना सकते हैं। पहले हमें पकड़ना है टेंस कौन सा है, गिव, और सब्जेक्ट क्या है, ट्रीज। एक पेड़ नहीं है, सभी पेड़ों के बारे में बताया जा रहा है। तो पेड़ देखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होती है, गेव। तो दो ही टेंस है जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, 1 बराबर 2, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, आर, एम में से, ठीक है। और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो पहला काम क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये तो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम किसको लेंगे, इनडायरेक्ट को, क्योंकि डायरेक्ट को लेंगे तो अस से पहले टू लगाना पड़ेगा और हम भूल भी सकते हैं। तो हम अस को लेंगे, तो अस अब गया सब्जेक्ट में, यानी ट्रीज की जगह तो अस आ गया और ट्रीज आ गया अस की जगह। तो अस है, ये मेन वर्ब से पहले आ गया, तो इसका मतलब ये सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, वी आवर अस। उसके बाद में सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो वी यानी हम क्या होते हैं, प्लूरल, तो आर। उसके बाद में गिव फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आएगी, तो गिवन, ठीक है। क्या दिया जाता है हमें, फ्रूट्स, फिर लगाएंगे बाई ट्रीज, ट्रीज में तो चेंज नहीं करेंगे। अगला है माई फादर इज नॉट राइटिंग एन आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब लेख, इज प्लस आईएनजी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूज। कौन से नंबर पर आता है, 2 नंबर पर, 2 बराबर 2, साथ में बीइंग, यानी कि इज आर एम में से इज आर एम प्लस साथ में क्या ऐड करेंगे, बीइंग, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे, मेन वर्ब के तुरंत बाद में। मेन वर्ब क्या है, राइटिंग, यानी राइट एंड लिखना, आईएनजी है। क्या नहीं लिख रहे हैं, एन आर्टिकल, एन किसके लिए है, इस लेख के लिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट बन गया एन आर्टिकल। उसके बाद में ये सब्जेक्ट है, ये उसकी जगह जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट यहां आ चुका है। फिर आएगा हेल्पिंग, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो एन आर्टिकल यानी एक लेख है, सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे, इज, साथ में क्या ऐड करेंगे, बीइंग। लेकिन क्या आया हुआ है, नोट, तो पहले नोट लिखेंगे फिर लिख देंगे बीइंग। एन आर्टिकल इज नॉट बीइंग, उसके बाद में नोट भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, बाई मेन वर्ब। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, और फिर बाई माई फादर। समझ में आया होगा, ये रिवीजन है। हैव यू डन योर वर्क, कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव है, जैसा वैसा ही रहेगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आएगी। बताओ, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस है, हैव कौन सा टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में कौन से नंबर पर आता है, 3 नंबर पर। तो 3 बराबर 3, साथ में क्या लगा देंगे, बीन, ठीक है। तो सबसे पहले हेव का भाई एक हेज भी है, यहां पर हमें पता नहीं है हेव आएगा हेज आएगा, किसको देख कर आएगा, सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म है डन। योर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो इसके साथ में ये नाउन साथ में आएगा। तो योर वर्क यानी तुम्हारा काम, तो तुम्हारा जो काम होगा वो क्या होगा, सिंगुलर। जैसे माई फादर क्या है, यहां पर सिंगुलर, आई के साथ तो एम लगाते हैं ना, तो आप ये भी कह सकते हो ना, माई के साथ में तो एम लगा दो, माई फादर एम, नहीं होगा। उसी प्रकार योर वर्क यानी तुम्हारा काम, सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो एस फॉर सिंगुलर, यानी यहां हम क्या लगा देंगे, हेज। हेज योर वर्क, उसमें ये सुविधा होती है परफेक्ट में, वैसे ही थर्ड फॉर्म होती है, तो डन का डन, ठीक है।
फिर ये इसकी जगह आ जाएगा बाई यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू, योर, यू, तो यू ही रहेगा। लेकिन ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव, और ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव। अगला है वी डिड नॉट लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेजी नहीं सीखते थे। लर्न यानी सीखना, कौन सा टेंस है, डिड आया हुआ है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नोट है तो प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल है 1 बराबर 2, यानी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज या वर्क। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब लर्न है, लर्न के तुरंत बाद इंग्लिश विषय है तो सिंगुलर है तो वाज, फिर नोट है तो नोट। अब यहां पर लर्न की थर्ड फॉर्म LEARNT लर्नट, उसके बाद में बाई और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही, हिज, हिम, तो यहां हो जाएगा हिम। अब एक सेंटेंस और दे रहा हूं साथ में ही, ये कंफ्यूज करने वाले टेंस होते हैं 2। अब मैं अगर कहूं कि आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना, ही डिड वर्क, ही डिड हिज वर्क, तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, आप एक बार कोशिश करो कि कैसे बनाएंगे इसकी हम पैसिव वॉइस। तो देखो ये सब्जेक्ट है, फिर डिड सेकंड फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो मेन वर्ब होती, तो यहां पर मेन वर्ब हिज वर्क थोड़ी है, हिज तो क्या है हमने पढ़ लिया है, ये तो प्रोनाउन है, कौन सा, सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव है, ही, हिज, हिम, तो ये तो एडजेक्टिव है, जबकि डिड के साथ हेल्पिंग वर्ब होती तो मेन वर्ब आती, मेन वर्ब नहीं है। इसका मतलब है कि यही मेन वर्ब है हमारी, कौन सी, डिड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, पास्ट सिंपल में। तो वाक्य कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो हिज वर्क, उसके बाद में वाज, और डिड की थर्ड फॉर्म डन, बाई लगाकर हिम। यानी ये कंफ्यूज करने वाले कुछ वर्ब है, इनका हमें ध्यान रखना है। तो ये हमने 4 जो टेंस हैं पास्ट सिंपल तक, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस का तो पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, तो 4 टेंस के हमने एक एक उदाहरण किए हैं रिवीजन में। अब अगले टेंस लेते हैं, जो 4 टेंस और हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनेगी। अगला है वाज ही क्लीनिंग द रूम दैट डे। देखो टेंस तो नहीं भूले हो, कंटिन्यूज है, वाज प्लस आईएनजी, तो हिंदी अर्थ क्या होगा, रहा था। तो वाज शुरू में है तो क्या, वह उस दिन कमरे को साफ कर रहा था, क्लीन यानी सफाई करना। तो सबसे पहले जैसा है वैसा ही रहेगा, टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूस, 2 बराबर 2, साथ में बीइंग, यानी कि वाज या वर ही आएगा, साथ में ऐड हो जाएगा बीइंग। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, देखो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले भी बता चुका हूं, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर ये बात ना लिखी हुई हो तो भी चलेगा, ये एक एडिशनल जानकारी है, डेट डे यानी उस दिन। अगर मैं इतना ही लिखूं तो हिंदी अर्थ क्या होगा, क्या वह कमरा साफ कर रहा था, तो वाक्य सही है। ये एडिशनल जानकारी की क्या वह उस दिन कमरा साफ कर रहा था, तो डेट डे कहीं पर भी हमें सब्जेक्ट नहीं बनाना। तो सबसे पहले ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब, यहां सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, तो यहां पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। और ये मेन वर्ब है, तो यहां पर भी मेन वर्ब यही आएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। फिर दैट रूम, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इन दो में चेंज करना है, तो द रूम यहां लिख दूं, ही की जगह क्या हो गया, द रूम। तो रूम एक है, रूम्स तो नहीं लिखा हुआ है, सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे, वाज। अब वाज के साथ में अब हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, पहले बताया था आईएनजी हटाना तो बीइंग लगा देंगे। देखो ये आईएनजी यहां पर आ गया, तो यहां पर बीइंग यहां तुरंत नहीं लिख सकता, तो मैं यहां लिख दूंगा बीइंग, यानी यहां तक का काम पूरा हो गया, क्योंकि ये तो चला गया उठकर यहां पर, ये यहां पर आ गया। उसके बाद में क्लीन है, थर्ड फॉर्म ईडी लगा देंगे, CLEAN फर्स्ट फॉर्म यहां लगा देंगे ईडी, क्लीन।
द रूम यहां चला गया तो ही यहां आएगा, तो ही लगाने से पहले हम क्या लिखेंगे, बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, और दैट डे रह जाएगा और साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देंगे। अगला सेंटेंस है वी हैड रिटन दीज बुक्स, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट, 3 बराबर 3 साथ में बीन। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर ऑब्जेक्ट है दीज बुक्स, यहां हेल्पिंग वर्ब सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 बराबर 3 यानी पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, तो सबके साथ हेड ही यूज करेंगे। शब्द कौन सा यूज कर देंगे, एड कर देंगे बीन, और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म होती है रिटन और बाई अस। अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वगैरह आपको याद होंगे। इस प्रकार से ये वाक्य बना। अगला सेंटेंस है मोहन विल वाटर द प्लांट, यहां पर वाटर यानी पानी देना वर्ब है। तो सबसे पहले विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर सिंपल 1 बराबर 2 यानी कि विल बी सेल बी आएगा। तो सबसे पहले द प्लांट्स, आई और वी को छोड़कर सबके साथ विल लगाएंगे तो विल बी, और वाटर की थर्ड फॉर्म वाटर्ड, ईडी लगा देंगे, और बाई मोहन, मोहनाभ्याम नहीं होगा। समझ में आ गया होगा। अगला है ही विल हैव प्लेड क्रिकेट बाय नाउ, विल हैव, सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट, तो बीन लगा देंगे। तो सबसे पहले क्रिकेट, आई और वी नहीं है तो विल हैव, फिर एड क्या करना है, बीन, और प्लेड की थर्ड फॉर्म, प्लेड थर्ड फॉर्म ही आती है परफेक्ट में, प्लेड बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हिम, बचा हुआ क्या है, बाई नाउ, तो बाई नाउ को बाई नाउ ही लिख देंगे। ये है हमारे 8 टेंस के कुछ उदाहरण। इनमें WH वर्ड भी आया है, 2 WH वर्ड होते हैं जो आपस में चेंज होते हैं, बाकी कोई सा भी WH वर्ड हो वैसा ही रहेगा, वाई का वाई रखेंगे, वेर का वेर रखेंगे, हाउ का हाउ रखेंगे, जितने भी हैं। एक वू और वू में चेंज होता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिए हैं, असर्टिव सेंटेंस हमने पढ़ लिए हैं, और WH वर्ड हमने पढ़ लिए हैं वू को छोड़कर, और डबल ऑब्जेक्ट का हमने रिवीजन कर दिया है। हम अब आगे रिवीजन करते हैं वू और वूम का। तो वू और वूम का हमने कैसे बनाया था, वू को हमने बताया था कि वू में क्या गायब होता है, सब्जेक्ट, इसलिए डायरेक्ट बाई वूम लिख देते हैं। वू किस में चेंज हो जाता है, बाई वूम में। उसी प्रकार वूम में क्या गायब रहता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, वू और ऑब्जेक्ट गायब है, सब्जेक्ट तो है, तो सब्जेक्ट यहां बाई लगाकर उस सब्जेक्ट को लिख देंगे। यही रूल था। जैसे वो विल टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाएगा। तो सबसे पहले वू है तो किस में चेंज कर देंगे, बाई वूम में। विल है तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी विल बी और सेल बी में चेंज होगा। तो टीच मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट यू, तो सब्जेक्ट बन गया यू ही, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कैसे एक ही होता है। तो विल लगा देंगे, साथ में एड क्या होगा, बी, और टीच की थर्ड फॉर्म। ठीक है, बाय whom विल यू बी टोट, और उसके बाद में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये है वू का। यानी फिर मैंने ये भी बताया था कि 2 टेंस होते हैं जिनमें वू के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। वो टेंस कौन कौन से हैं, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। जैसे वू रोट महाभारत,
तो महाभारत किसने लिखी? राइट की सेकंड फॉर्म है, यहाँ WH के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है। उस कैसे बनेगा? वो किस में चेंज हो जाएगा? बाई वूम। ठीक है, यहां हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, राइट रोट के बाद ऑब्जेक्ट है तो महाभारत यहां लिख देंगे, सिंगुलर है महाभारत। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, ये हमने पढ़ लिया है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, अभी मैंने बताया था। तो ये है वो का, और वूम में क्या गायब रहता है? ऑब्जेक्ट, यानी वूम में सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट उत्तर होता है, और वूम में ऑब्जेक्ट उत्तर होता है। जैसे whom डू यू टीच, तुम किसे पढ़ाते हो। तो कैसे बनाएंगे? whom किस में चेंज होगा? whom में। अब देखो आपके मन में प्रश्न होगा कि सर बाई, उसको बाई whom किया है, तो समझ गए होंगे कि बाई whom इसलिए किया है क्योंकि उसमें हमारे पास सब्जेक्ट होता ही नहीं है। लेकिन इसमें तो सब्जेक्ट होता है, तो बाई उस सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे ना। ये देखो सब्जेक्ट यू, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस बाई यू हो जाएगा ना, इसलिए बाई यू में चेंज नहीं करेंगे, वो बाई हु में चेंज नहीं करेंगे। तो whom किस में चेंज हो गया? who में। फिर यहां पर हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट है, ये टीच, TAUGHT थर्ड फॉर्म, टॉट। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या नहीं है? जो ऑब्जेक्ट है वो है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, इज। डू आया हुआ है ना, तो डू किस में चेंज हो गया? इज में। वो इज टॉट बाई यू। रिवीजन क्लास है तो थोड़ा फास्ट भी हूं, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला हमने पढ़ा था कि मॉडल के पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो मॉडल में हमने क्या किया था कि जो मॉडल होता है वो सब्जेक्ट नहीं देखता है। जैसे सिंगुलर है तो हेज लगाते हैं, प्लूरल है तो हैव लगाते हैं, लेकिन कैन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो मॉडल में हमें हमेशा क्या आती है? मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो क्या करेंगे? जो मॉडल आया हुआ वही लिखेंगे, उसके बाद में क्या लगा देंगे? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके साथ में हम गोइंग टू वाली वर्ब भी देख लें। तो गोइंग टू वर्ब का रूल क्या है? टू आ गया तो टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। हमें कौन सी फॉर्म चाहिए? टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमें कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो हम क्या करेंगे? गोइंग टू का गोइंग टू ही लिख देंगे। जैसे मॉडल में बी लगाया तो यहां पर भी क्या लगा देंगे? बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही उदाहरण, अब यही इनके मेन रूल हैं। कैसे बनाएंगे? एक दो उदाहरण करते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडल की। जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स के साथ में हम बात कर लें कि हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। उसी प्रकार मॉडल के साथ हम गोइंग टू वर्ब भी रख लें कि गोइंग टू वर्ब होती है, उसके बाद में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और साथ में ही टू, और टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। यानी तीनों के रूल सेम ही है कि हमें तो पैसिव वॉइस में क्या चाहिए? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो सब में क्या ऐड कर देंगे? चाहे मॉडल हो, मान लो कैन हो, मस्ट हो, शुड हो, कोई सा भी मॉडल हो, इनके बाद हम क्या लगाएंगे? बी। बी लगाते ही वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? थर्ड फॉर्म। उसी प्रकार गोइंग टू वर्ब है तो टू के बाद में हम क्या लगा देंगे? बी, और बी लगाते ही वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? थर्ड फॉर्म। उसी प्रकार ये टू की फॉर्म है, इसके साथ में हम बी लगा देंगे तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी। रूल यही है। एक दो उदाहरण करते हैं। He should respect you। तो यहां पर मॉडल कौन सा है? शुड है। तो शुड के बाद, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए तो हम इस शुड के बाद क्या लगा देंगे? बी, और रूल बाकी सब सेम ही है।
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या है ही और ऑब्जेक्ट क्या है यू। तो यू तो यहां आ जाएगा और जो ही है वो यहां चला जाएगा, यानी कि यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है तो यू हो जाएगा। फिर शुड आया हुआ है तो शुड, फिर हम क्या ऐड करेंगे बी, और बी लगाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। रेस्पेक्ट है ईडी लगा देंगे, बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हिम। यानी कि मॉडल कोई सा भी हो, कैन, कुड, सेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, नीड, नॉट, यूज टू, ओट टू, कोई सा भी मॉडल हो, उसके बाद अगर हमें थर्ड फॉर्म चाहिए तो हमें उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा बी, और पैसिव वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है थर्ड फॉर्म ही आती है। उसी प्रकार गोइंग टू की वर्ब है, जैसे राकेश कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, तो यहां पर अब मॉडल कौन सा है कैन। ठीक है, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए तो रूल बाकी सब सेम है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सोल्व यानी हल करना, किसको हल करना, दिस यानी यह है, क्वेश्चन यानी प्रश्न, यानी इस प्रश्न को कौन हल कर सकता है राकेश हल कर सकता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है दिस क्वेश्चन और सब्जेक्ट क्या है राकेश। तो कैसे बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो दिस क्वेश्चन, कैन का कैन ही आएगा, थर्ड फॉर्म चाहिए तो क्या लगा देंगे बी, और बी लगाते ही सोल्व की थर्ड फॉर्म ईडी लगा देंगे, बाई राकेश। तो ये है मॉडल कि जब मॉडल आए तो उनका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। उसके बाद में आगे गोइंग टू वर्ब है, तो गोइंग टू वर्ब का भी रूल सेम ही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और मैंने कहा था राम इज गोइंग टू स्कूल, इसका नहीं बनाएंगे, ये हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब देखो, अब गोइंग टू वर्ब की बात करें तो कैसे बनाएंगे, जैसे ही इज गोइंग टू राइट ए पोइम। ठीक है, तो यहां गोइंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो यहां पर बी की फॉर्म कुछ भी हो सकती है। यहां पर मैंने इज लिखा है, यहां पर वाज भी आ सकता है, और प्लूरल होता तो वर भी आ सकता है, आर भी आ सकता, आई होता तो एम भी आ सकता है। यानी कि सबसे पहले हम इसका बनाएं तो ये सब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो ए पोइम, उसके बाद ए पोइम सिंगुलर है, इज है तो इज, और अगर यहां वाज होता तो वाज। ठीक है, अभी इज है तो इज रखेंगे, ए पोइम इज, फिर गोइंग टू का गोइंग टू लिख देंगे। अब हमें टू के बाद कौन सी फॉर्म चाहिए थर्ड फॉर्म, तो हम क्या लगाएंगे बी, और बी लगाते ही राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी रिटर्न, और उसके बाद में बाई, यही यहां गया है ऑब्जेक्टिव केस, ही का क्या हो जाएगा हिम। तो ये गोइंग टू वर्ब है। अब यहां पर मैंने कर दिया है कि वाज था, तो क्या करेंगे इज हटा देंगे, वाज वाला कर देंगे। फिर मैंने यहां चेंज कर दिया, यहां लिख दिया वी और लिख दिया आर। ठीक है, तो यहां ए पोइम सब्जेक्ट क्या है ए पोइम ही है, तो क्या आएगा इज ही आएगा। और फिर मैंने कहा कि नहीं, मैंने यहां चेंज कर दिया, यहां पोइम्स कर दिया, यानी पोइम्स यानी कई सारी कविताएं, तो यहां पर अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया है प्लूरल हो गया है, एस लगा दिया, और यहां पर आर है तो पोइम्स प्लूरल है तो आर लगा देंगे, वर है यहां ही रखें तो भी ही वाज, तो यहां पर पोइम्स प्लूरल है तो वाज की वाज नहीं आएगा, क्या आएगा वर आएगा। तो ये कौन सी वर्ब थी गोइंग टू वर्ब। और अब लास्ट में जो बचे हैं वो सेंटेंस कौन से हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का हमने पैसिव वॉइस कैसे बनाया था, तो मैंने आपको बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, इनमें दो कंडीशन रखी थी। कंडीशन नंबर 1 क्या थी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। फिर कंडीशन दूसरी रखी थी कि केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने कहा ओपन द डोर, तो बताओ इसमें ऑब्जेक्ट है, तो इसमें तो हमने मान लिया कि इसका उदाहरण ये है। फिर दूसरे में मैंने इतना ही कहा ओपन, इतना ही लिखा हुआ, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ओपन यानी खोलना, यानी इतने से वर्ब, इस वर्ब से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो कैसे बनाया हमने लिखा लेट, फिर उस ऑब्जेक्ट को लिखा, और लेट के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, सॉरी थर्ड फॉर्म चाहिए, मॉडल के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, तो क्या लगाते हैं, बी, और बी लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इसका क्या रूल था कि केवल ओपन लिखा हुआ है तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमने कैसे बनाया, यू आर ऑर्डर्ड, वाक्य के भाव के हिसाब से, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर कमांडेड, फिर इनके बाद क्या ऐड करेंगे, टू, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। थर्ड फॉर्म वाला रूल यहां पर खत्म हो गया, थर्ड फॉर्म आ चुकी है, यहां पर आर आया हुआ है, इसलिए थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म तो आ चुकी है। तो इसका कैसे बनाएंगे ओपन द डोर, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट है तो लेट, फिर ऑब्जेक्ट द डोर है, द डोर, फिर क्या लिखेंगे, बी, और बी लिखते ही ईडी लगा देंगे, ओपन। और अभी इतना ही था केवल कि इसका बनाओ ओपन, खोलो, दरवाजा खोलना है, क्या खोलना है इसके बारे में पता नहीं है, तो इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें से कुछ भी ले लो, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर कमांडेड, उसके बाद टू लगा दो और फिर ये वर्ब लिख दो, यानी यही लिखना है वाक्य, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन, तुम्हें आदेश दिया जाता है इस चीज को खोलने के लिए, यू आर रिक्वेस्टेड, तुमसे निवेदन किया जाता है, यानी कि ये इसी प्रकार से बनेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद दूसरा था डोंट, तो इसी के अंदर हम रख लें कि वाक्य डोंट वाला हो तो क्या करेंगे, डोंट का मतलब क्या होता है, मनाही करना, किसी को मना कर देना, तो डोंट में भी क्या हो सकता है, जैसे अभी वाला वाक्य लिखूं, डोंट ओपन द डोर, तो इसमें देखो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है ऑब्जेक्ट, इसका मतलब हमें वाक्य में नोट लेकर आना, बाकी नियम सेम टू सेम रहेंगे। कहने का मतलब है लेट आएगा, ऑब्जेक्ट है, बी आ गया, तो बी से पहले हम यहाँ क्या लगा देंगे, नोट, और जैसे ही नोट लगाएंगे ये डोंट हट जाएगा, यानी लेट द डोर, यहां लगा देंगे नोट। ऑब्जेक्ट हो तो इस प्रकार बनाएंगे, और अगर ऑब्जेक्ट ना हो, डोंट ओपन, इसे मत खोलो, तो अब यहां पर कुछ भी हो सकता है। तरीका वही था कि टू से पहले हमें क्या लगाना है, नोट, और वाक्य सेम टू सेम बनेगा। फिर तीसरा तरीका बताया था कि आप डिनाइड का भी यूज कर सकते हो और फॉरबिडन का भी यूज कर सकते हो, यानी कि जब फॉरबिडन का यूज करेंगे तो नोट नहीं लिखेंगे, जैसे यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू ओपन, पहले तो ये बनाया, इसमें नोट आया कि नहीं आया, आ गया। लेकिन अगर इस प्रकार बनाऊं, यू आर फॉरबिडन, क्योंकि फॉरबिडन का मतलब ही मना करना है, तो मैं यहां पर नोट नहीं लगाऊंगा, फिर लिखूंगा टू ओपन, यानी कि नोट नहीं आएगा, बाकी वाक्य इस प्रकार से बन जाएगा। ये कौन सा सेंटेंस है जो डोंट वाला वाक्य है, इसको इस तरीके से हम बना सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो सेंटेंस है इंपेरेटिव में, वो कौन सा सेंटेंस था, प्लीज अथवा काइंडली से। प्लीज अथवा काइंडली में क्या करना है, प्लीज और काइंडली का मतलब ही क्या होता है, किसी से रिक्वेस्ट करना, तो ये वाला वाक्य रखेंगे, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड, अगर डोंट आया हुआ है तो कैसे बनाएंगे, जैसे इस प्रकार वाक्य लिखा हुआ हो, डोंट ओपन द गेट, फिर लिख दिया प्लीज, तो देखो डोंट भी आया हुआ है, प्लीज भी आया हुआ है,
तरीका बताया था, प्लीज को हटाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, तो क्या हट गया, प्लीज, और यहां टू लिखेंगे तो टू से पहले यहां क्या लगा देंगे, नोट, तो ये डोंट हट गया, ओपन द गेट। तो ये हमारे क्या थे, जो पैसिव वॉइस थे, इनका पैसिव वॉइस का हमने इस प्रकार से जो है हमने सीखा था कि किस प्रकार से ये पैसिव वॉइस बनाए जाएंगे। लगभग हमने रिवीजन कर लिया। फिर ये वर्ब रही है कि एनोइड के साथ विद का, एट का, नो के साथ टू का प्रयोग किया जाता है, वो आपको समझनी है और वो याद भी हो जाएगी। तो जो हमारे पैसिव वॉइस हैं उनका पूरा का पूरा हमने रिवीजन कर लिया है। कल हम जो है नरेशन पढ़ेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। 4 नंबर के वो आते हैं, पैसिव वॉइस 2 नंबर के आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।